वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने कुछ दिन पहले देखा था इस बुक की समरी का पार्ट 1। तो आइए शुरुआत करते हैं पार्ट 2 के साथ और इस बुक की आगे की समरी के साथ। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, यानी कि पैसा कमाना आसान है, कमाते रहना मुश्किल। अगर आपके पास लिक्विड कैश है तो वो आपको सालाना 1% की कमाई देता है, और वहीं अगर आप ये लिक्विड कैश शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ये अमूमन लगभग 10% का रिटर्न देता है। ये 9% का डिफरेंस ही लोगों को इतना कुछ रियलाइज़ करवाता है कि हम क्या कुछ खो रहे हैं शेयर्स में पैसे ना लगा के, और इसलिए वो लिक्विड कैश ना रख के शेयर्स में पैसे लगाते हैं। लेकिन सोचिए, यही लिक्विड कैश आपको प्रिवेंट करते हैं जब मार्केट में भारी गिरावट आए तो हम अपने स्टॉक सारे ना बेचें और सारे एसेट्स ना बेचें। योर लिक्विड कैश इज़ योर सेवियर। तो स्टॉक्स में पैसे लगाना बुरा नहीं है, बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए जिसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पैसा उतना ही लगाइए जितना लगा के आप भूल सकें। आइए इसको एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। ईयर 1929 में जेसी लिवरमोर, जो कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा नाम था, उस टाइम जब लोग ट्रेडिंग जानते भी नहीं थे कि टाइम जेसी लिवरमोर एक पेशेवर बहुत ही अच्छे स्टॉक ट्रेडर थे। 30 साल में उनकी नेट वर्थ $100 मिलियन से भी ज़्यादा थी। एंड अक्टूबर 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश के टाइम, जिस दिन को हम ब्लैक मंडे और ब्लैक थर्सडे के नाम से भी जानते हैं था, एंड बहुत सारे स्टॉक ट्रेडर्स सुसाइड कर रहे थे, उस दिन बाय लक या जो भी कह लो, जेसी लिवरमोर का स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा दिन था और उनकी एक दिन की कमाई लगभग $3 बिलियन से भी ज़्यादा थी। वहीं ऑन द ऑपोजिट साइड अब्राहम जर्मांस्की, जो कि रियल एस्टेट के बहुत बड़े टाइकून थे, सेम डे 26 अक्टूबर 1929 को अब्राहम जर्मांस्की ने सुसाइड अटेम्प्ट की। क्यों? क्योंकि वो हाईली डेप्ट में चले गए थे। उनके सारे शेयर्स, सब कुछ पैसा पूरा डूब गया था। जब एक ही दिन में एक पर्सन ने अपने लाइफ की सबसे ज़्यादा कमाई की और वहीं दूसरे पर्सन ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। इसी स्टोरी को ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, जेसी लिवरमोर उस दिन के बाद से और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए और अपना बहुत सारा और पैसा स्टॉक मार्केट में लगाने लगे और बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंटली और स्टॉक्स परचेज करने लगे। तो लगभग 4 साल बाद 1933 में उन्होंने अपना लगभग सभी पैसा इन्वेस्ट कर दिया, एंड हाई डेप्ट होने की वजह से ही लॉस्ट एवरीथिंग, और उन्होंने भी सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो देखिए, समय अलग था पर कहानी एक ही थी। सो जेसी लिवरमोर और अब्राहम जर्मांस्की में एक चीज़ कॉमन थी कि दोनों को रिच बनना आता था, बट दोनों में ही एक चीज़ और भी कॉमन थी, दोनों को अमीर बने रहना नहीं आता था। हम लाइफ में ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमें जो मिला है वो हमसे छिन भी सकता है। तो इस सब से बचे रहने के लिए हमारे अंदर डर का भी होना बहुत ज़रूरी है, एंड वन ऑलवेज नीड्स टू हैव अ सर्वाइवल माइंडसेट। हमें हर बार इन्वेस्टिंग से पहले प्लानिंग करनी चाहिए एंड ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, और कभी भी जल्दी पैसा कमाने की बहुत हड़बड़ाहट या जल्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड अगेन जो मिला है वो छिन भी सकता है। सो नेक्स्ट चैप्टर इज टेल्स यू विन, यानी पट अब जीत गए। क्या आपको पता है कि हमारी पूरी आकाश गंगा में 100 बिलियन प्लैनेट्स हैं, लेकिन लाइफ, जिंदगी केवल एक पे ही है, यानी हमारे अर्थ पे ही है। जब भी हम किसी सक्सेसफुल व्यक्ति को देखते हैं तो हम हमेशा उसका सक्सेस देखते हैं, बट क्या हमें पता होता है कि वो अपनी लाइफ में कितनी बार फेल हुआ है, उसने एफर्ट्स कितने किए हैं? नहीं। वॉल्ट डिज्नी की सफलता के बारे में सब जानते हैं, बट क्या आप सभी को ये पता है कि वॉल्ट डिज्नी का फर्स्ट स्टूडियो दिवालिया हो गया था, एंड ईयर 1935 तक उसने कम से कम 400 कार्टून्स बना लिए थे, जिसमें से आधे फ्लॉप थे, कुछ थोड़े बहुत देखे जाते थे, एंड इसी सब के चलते वॉल्ट डिज्नी बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब गया था। लेकिन 1938 में स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स, इस शो ने वॉल्ट डिज्नी की हिस्ट्री बदल दी। 1938 के स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में ही स्नो वाइट एंड द 7 ड्वार्फ्स के शो ने $8 मिलियन से भी ज़्यादा की अर्निंग की, एंड उसकी पुरानी सारी डेब्ट्स को क्लियर कर दिया, एंड रेस्ट यू नो इज़ हिस्ट्री। स्टॉक्स एंड फाइनेंसिंग भी कुछ इसी तरह है। आप नहीं जानते कि कौन सा स्टॉक, कौन सा शेयर आपको कब बहुत ज़्यादा रिटर्न दे देगा। क्या आपको पता है कि एक वेंचर कैपिटल फर्म भी अपने आधे इन्वेस्टमेंट्स
फ्लॉप मान के ही बैठा होता है। उसको पता होता है कि उसके आधे इन्वेस्टमेंट फेल होंगे, बाकी बचे आधे में से कुछ ठीक चलेंगे और केवल 1 या 2 इन्वेस्टमेंट ऐसे होंगे जिनसे कि उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट रिटर्न सब उनको मिल जाएगा। वॉरेन बुफे ने भी एक टॉक शो में ये बोला था कि उन्होंने इन्वेस्टिंग लगभग 400-500 स्टॉक्स में की थी, लेकिन बस 10 ऐसे थे जिनसे उनको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिला। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी बार सही हैं या कितनी बार गलत है, पर फ़र्क इससे पड़ता है कि जब आप सही हैं तो आपने कितने पैसे कमाए और जब आप गलत हैं तो आपने कितने पैसों का नुकसान उठाया। हो सकता है कि आप आधे से ज़्यादा बार गलत हों, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हों एंड आपकी अच्छी खासी नेटवर्थ हो। आइए अब बात करते हैं हमें पैसों से जो फ्रीडम मिलती है उसके बारे में। तो हमारा मोटिव रिच होना नहीं है, बल्कि रिच होने से जो फ्रीडम मिलता है वो हमारा मोटिव है। बीमार होने पे छुट्टी लेना, जॉब स्विच करना, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना, कभी भी कहीं भी अपने फैमिली के साथ घूमने जाना, ये सब वो फ्रीडम है जो पैसा हमें देता है। एंड मेन थिंग जो पैसा हमें देता है वो है हमारी कंट्रोल ओवर लाइफ। इसीलिए हमेशा हमें पैसे सेव करने चाहिए एंड वी नीड टू सेव मनी, दैट इज वेरी एसेंशियल। हो सकता है बहुत लोग सेव करते हो अपने होम लोन के लिए, कार के लिए, और हो सकता है बहुत ऐसे इवेंट्स के लिए जो आगे उनको लाइफ में करने हैं। बट सबसे इफेक्टिव सेविंग वो होती है जब आप बिना किसी रीजन के, बिना कुछ सोचे समझे कि ये पैसा हम किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब सेव करें, क्योंकि वही पैसा आपको अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल देगा और लाइफ की अनसर्टेनिटीज में आपको काम आएगा। एंड इससे आप और भी कॉन्फिडेंट रह पाएंगे और एक फ्लेक्सिबल लाइफ जी पाएंगे। हम अपने पैसे 3 तरीके से खर्च करते हैं। पहला बेसिक नीड्स, दूसरा वांट्स, तीसरा लग्जरीज। बेसिक नीड्स का मतलब है रोटी कपड़ा मकान। वांट्स का मतलब चलो भाई एक गाड़ी ले लेते हैं, एक 2 व्हीलर ले लेते हैं, या फिर हमें रहने के लिए अच्छा फ्लैट ले लेते हैं। ये हो गई हमारी वांट्स। फिर लग्जरीज वो हो गई कि हमें गाड़ी में पोर्शा गाड़ी पसंद है, रेंज रोवर पसंद है। तो एक इंसान की ख्वाहिशें तो कभी खत्म नहीं होंगी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेव ना करें, मटीरियलिस्टिक होने से बचें, क्योंकि पैसा वो है जो आपने खर्च नहीं किया है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उनकी इनकम बढ़ती है तो वो अपने एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ा लेते हैं, जो कि गलत है, एंड फिर चादर के बाहर पैर फैलाते हैं। बट नहीं, आपको खर्च कम करना है, सेव ज्यादा करना है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मनी मैनेजमेंट में ये है कि आप रीजनेबल बनिए, यानी रियलिस्टिक बनिए, रैशनल नहीं। आप यथोचित बनिए, तर्कशील नहीं। जैसे कि बहुत से लोगों को पता होगा कि फीवर जो है वो बॉडी रिकवरी में हेल्प करता है। अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ेगा तो उससे भी हमारी बॉडी में 200 टाइम्स वायरसेस मर जाते हैं। तो ये पता होने के बावजूद कि फीवर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, फिर भी जब हमें फीवर आता है तो हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेनफुल है, कष्टदायक है और उसे कोई झेलना नहीं चाहता। और हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं भाई इस तकलीफ को दूर कर, क्योंकि वो रीजनेबल है बट टॉलरेबल नहीं है। और जब एक इंसान वायरस में ब्लैंकेट के अंदर पड़ा होता है तो उसको एक्सपेरिमेंट और दुनिया के स्टडीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो फीवर उसको जो पेन दे रहा है उसे अगर कोई कम कर सके तो उसको उस चीज से ज्यादा फर्क पड़ता है। तो हमारी बॉडी में कोई संक्रमण रोकने के लिए फीवर आने की चाह, ये रैशनल हो सकता है बट ये रीजनेबल है क्या? नहीं। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। जो चीजें पहले कभी नहीं हुई वो आगे जरूर होंगी। ऑल्दो हिस्ट्री हमें हमेशा हेल्प करती है फ्यूचर फोरकास्ट करने में, प्रिडिक्ट करने में, बट हम हर चीज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये मान के बैठना कि हर चीज हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंग होगी, ये सही नहीं है। या फिर हर वो चीज जो पहले कभी नहीं हुई वो आगे नहीं होगी, ये गलत है। इसीलिए आपको हमेशा रूम फॉर एरर रखना चाहिए। रूम फॉर एरर का मतलब है आप हर चीज दांव पे नहीं लगा सकते। आपको कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज लेके चलनी चाहिए कि हो सकता है अगर ये सब बर्बाद हो गया तो क्या होगा। ऐसा करने से आप कभी भी पूरी तरह से बर्बाद नहीं होंगे और ऐसे आप अनसर्टेनिटीज का सामना और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं। यहाँ तक कि बिल गेट्स ने भी अपनी कंपनी में रूम फॉर एरर रखा था, यानी कि उनके कंपनी के बैंक अकाउंट में इतना सफिशिएंट पैसा था कि अगर उनका कुछ महीनों तक पेरोल जनरेट ना भी होता तो भी उनकी कंपनी 1 साल तक सरवाइव कर सकती थी। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। ऐसा कोई भी रिस्क जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर दे वो नहीं लेना चाहिए। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज फ्री।
जब तक कोई चीज हम खुद नहीं करते हैं तब तक वो चीज हमको दूर से आसान ही लगती है। हम सभी को पता है कि स्टॉक्स मार्केट में ज्यादा टाइम रखने से उनकी कंपाउंडिंग अच्छी होगी और वो हमें रिटर्न ज्यादा देंगे। लेकिन कितने लोग जब मार्केट गिरती है और डिप्रेशन चल रहा होता है तो भी पेशेंटली अपने स्टॉक्स विड्रॉ नहीं करते हैं। जब आप कार, होम, हॉलीडेज ये सब के लिए पे कर सकते हैं तो हम एक अच्छे इन्वेस्टमेंट रिटर्न के लिए पे क्यों नहीं कर सकते? एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपसे टाइम मांगता है, बट कितने लोग अपने इन्वेस्टमेंट को वो टाइम दे पाते हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिटर्न हमें तुरंत नहीं मिलता है और इन्वेस्टमेंट रिटर्न का कोई कोई प्राइस टैग नहीं होता। इनफैक्ट हम उस टाइम को या उस पैसे को एक जुर्माने की तरह देखते हैं। लेकिन हम पैसा उन चीजों पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो कि हम जिनका रिटर्न हमें तुरंत दिखता है। जैसे डिज्नीलैंड जाने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं करता, लेकिन फिर भी लोग खुशी खुशी वहां की फीस पे करते हैं। आप ना जाइए डिज्नीलैंड, एक आम से मेले में चले जाइए, इनफैक्ट घर पे ही रह लीजिए, आपके पूरे पैसे बचेंगे। लेकिन नहीं, फिर भी हम डिज्नीलैंड जाते हैं। क्यों? क्या कभी डिज्नीलैंड में बारिश नहीं हो सकती? होती ही है इनफैक्ट। लेकिन क्या बारिश के डर से ऐसी जगहों पर जाना बंद कर देंगे? नहीं। अगर आप हमेशा ऐसा सोचेंगे तो जादू का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट को भी एज अ फी समझिए, एक पनिशमेंट नहीं। एक और जरूरी बात यह है कि हो सकता है कि एक चीज मेरे लिए ठीक हो बट आपके लिए ठीक ना हो, क्योंकि हमारे इन्वेस्टिंग गोल्स अलग अलग है। जैसे कि एक स्टॉक अगर मैंने 60 रुपए में खरीदा है तो जरूरी नहीं है कि आप भी उसको 60 रुपए में ही खरीदें, क्योंकि हो सकता है कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करती हूँ, यानी कि आज ही खरीदा और आज ही शाम को जब उसका थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ेगा तो मैं उसको सेल कर दूंगी। लेकिन आपके गोल के हिसाब से आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स लेने हो तो उस हिसाब से 60 रुपए आपके लिए फिजिबल नहीं है। तो कभी भी किसी और को देख के अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट मत करें। सो ओवरऑल ऑथर आपको यही समझाना चाहते हैं कि आपका मनी मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए जो आपको रात में चैन की नींद दे सके, स्ट्रेस और टेंशन नहीं। तो ये था इस बुक का सारांश। बहुत बहुत थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, एंड प्लीज अपने व्यूज हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए आपको ये वीडियो समरी कैसी लगी। आप अपनी पसंद की बुक्स भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि आगे आपको किन बुक्स की समरीज चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।